नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस्राएली पीएम नेतन्याहू के सुर ट्रंप से अलग सुनाई दे रहे हैं। अब ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं तो नेतन्याहू हमले के लिए तैयार हैं। उधर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जन्म से नागरिकता का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। पाकिस्तान भी सिंधु जल संधि पर अड़ा हुआ है और भारत के फैसले को मानने से इनकार कर रहा है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं सुबह की बड़ी खबरों का। इस्राएली पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, अब नहीं चाहिए अमेरिका की आर्थिक मदद। सिंधु जल संधि निलंबन के फैसले को नहीं मान रहा पाकिस्तान, कहा अब भी जारी। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का हमला, बीजेपी नहीं करती संविधान में भरोसा। जन्म से नागरिकता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई नाराजगी। सरकार ने E20 योजना को प्रयोग बताने वाली भ्रामक मीडिया खबरों को पूरी तरह किया खारिज। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस्राएल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसे अमेरिका की आर्थिक मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इस सहायता को हम खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नेतन्याहू ने इसे वेलफेयर जैसा सिस्टम बताते हुए कहा कि देश अब अपने संसाधनों पर खुद चल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस्राएल तीसरी बार भी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने दावा किया कि पहले ही कार्रवाइयों से देश के परमाणु खतरे से बचाया गया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इस्राएल किसी ऐसे समझौते को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ईरान की परमाणु या सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म ना हो। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की कोशिशें चल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ किया कि यदि अमेरिका दोनों देशों के बीच हुए 14 बिंदुओं वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पालन नहीं करता तो ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। गालिबाफ ने फारस की खाड़ी की हालिया घटनाओं को समझौते का उल्लंघन बताया और कहा कि जिम्मेदारी पूरी होने तक कोई अंतिम बातचीत नहीं होगी। इस MOU के तहत समुद्री नाकेबंदी हटाने से ईरान अब तक 4 करोड़ बैरल से अधिक तेल निर्यात कर चुका है। कालिबाफ ने हॉर्मुज पर ईरान और ओमान का अधिकार जताते हुए कहा कि जहाजों को 60 दिनों के बाद शुल्क देना होगा। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने भी स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई राजनीतिक बैठक तय नहीं है। दोहा में केवल तकनीकी मुद्दों पर और जमी हुई संपत्तियों को जारी करने पर बातचीत होगी। फिलहाल कतर ने भी तकनीकी स्तर की वार्ता जारी रहने की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने भारत के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को निलंबित करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि अभी पूरी तरह वैध और बाध्यकारी है और इसे कोई देश एक तरफ से खत्म नहीं कर सकता और ना ही ये निलंबित हो सकती है। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान इसहाक डार ने कहा कि ये संधि केवल पानी के बंटवारे का समझौता नहीं है बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की अहम नींव है। पाकिस्तान ने यह भी चेतावनी दी कि उसके हिस्से के पानी को रोकने या बाधित करने की किसी की भी कोशिश गंभीर परिणाम ला सकती है। इसी मुद्दे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि नदियों को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पानी के उपयोग को लेकर एक साझा समझौते की मांग की। अमेरिका में जन्म से नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस नया कानून बनाकर इस व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। ट्रंप ने सांसदों से जल्द कार्रवाई करने की अपील की और अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया जिसमें अवैध प्रवासियों या फिर अस्थायी वीजा पर रह रहे लोगों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता देने से मना किया गया था। अदालत ने 6-3 के बहुमत से कहा कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला लगभग हर बच्चा नागरिक होगा। वहीं अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि अवैध बर्थ टूरिज्म को और कानून के गलत इस्तेमाल के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ये फैसला ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति के लिए झटका माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस नेता और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान में भरोसा नहीं रखती और आम लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचा रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से गरीबों और हॉकरों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर गरीबों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि भले ही अलग अलग
राज्यों में दल अलग अलग चुनाव लड़ें, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ सभी दल को एकजुट होना ही पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हर क्षेत्र पर नियंत्रण चाहती है और असहमति को दबाने की कोशिश करती है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। E20 योजना पर सरकार ने अफवाहों को किया खारिज। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक 6 जुलाई को होगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता, घरेलू गैस जस की तस। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी का बीजेपी पर तीखा हमला। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि E20 कार्यक्रम को लेकर सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। सरकार ने कहा कि ये दावा पूरी तरह गलत है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने E20 कार्यक्रम को एक चल रहा प्रयोग यानी कि एक एक्सपेरिमेंट बताया था। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि अदालत में ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया और इस तरह की खबरें पूरी तरह फर्जी हैं। सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ इतना बताया था कि एथेनॉल आवंटन से जुड़े ऐसे ही कई मामले अलग अलग हाईकोर्ट में भी हैं, इसलिए इन सभी मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ले आना चाहिए। इसका मकसद ये है कि एक जैसे कानूनी सवालों पर अलग अलग फैसले आने से बचा जाए और पूरे मामले का जल्द से जल्द समाधान हो पाए। सरकार ने अदालत को यह भी बता दिया कि अगर सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एथेनॉल की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी और देश भर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक अब 11 जुलाई की जगह 6 जुलाई को ही होगी। इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के सभी 14 सदस्यों को बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बैठक में ट्रस्ट के कामकाज और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नई व्यवस्था और नियमों पर चर्चा होगी। ट्रस्ट में खाली पड़े एक सदस्य के पद को भरने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने, दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने और गर्मी से राहत देने के लिए नई परियोजनाओं पर भी विचार होगा। जानकारी के मुताबिक ये आपात बैठक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की पहल पर बुलाई गई है। गौरतलब है कि 27 जून को गोविंद देवगिरी ने पुष्टि की थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में 6 जुलाई की बैठक को ट्रस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जुलाई की शुरुआत में देश भर में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 183 रुपए तक की कटौती की गई है। दिल्ली में ये सिलेंडर अब 2,930 रुपए का, लखनऊ में 3,052 रुपए का, कोलकाता में 3,081 रुपए का और पटना में 3,227 रुपए का मिलेगा। इससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपए, लखनऊ में 989 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए और पटना में 1,031 रुपए बनी रहेगी। साल 2026 में पहली बार कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता हुआ है। इसमें सबसे पहले मार्च में जून से लेकर अभी तक कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही थी। ऐसे में लंबे समय बाद आई इस कटौती से छोटे कारोबारियों को राहत मिली है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह की राहत नहीं मिली। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पर तीखा हमला बोल दिया। हैदराबाद में रैतु भरोसा कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस राज्य में बीजेपी को चुनाव में करारी शिकस्त देगी और उनकी रणनीतियां यहां काम नहीं करेंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक आए नेता आकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो उनके नाम भी ठीक से जानते नहीं हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी ऐसे दावे किए गए थे, लेकिन सरकार बनाने में लंबा समय लग गया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस बहुत मजबूत है और जनता उनके साथ खड़ी हुई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कार्यकर्ता बैठक में कहा कि पार्टी राज्य में तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में सरकार जरूर बनाकर मानेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियों और जनता तक पहुंचाने और कथित विफलताओं को उजागर करने की अपील की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की भी घोषणा की। कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी विवाद एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया। पार्टी ने अपने पूर्व प्रवक्ता MG महेश को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस फैसले पर महेश ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्होंने जो भी बातें रखी थी वो तो पार्टी के हित में थी, लेकिन उन्हें फिर भी सजा दी गई। महेश का कहना है कि उन्होंने हाल ही में हुए MLC चुनावों और कथित क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी की आंतरिक बैठक में अपनी राय दी थी। उनका दावा है कि उनका मकसद संगठन की समस्याओं को सामने लाना था, लेकिन इसे गलत तरीके से ले लिया गया। MLC चुनाव में बीजेपी के कुछ विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद पार्टी में बहस तेज हो गई। इसी बैठक में नेतृत्व और चुनाव प्रबंधन को लेकर सवाल भी उठे थे। बताया जा रहा है कि महेश ने राज्य नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया और फिर निष्कासन की कार्रवाई हुई।
फिलहाल 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.